गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम अल्कोहल के अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। अल्कोहल की अभिक्रियाओं को पढ़ते हुए ऐसे अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, अर्थात नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। उसमें हमने SN1 मैकेनिज्म और SN9 मैकेनिज्म की अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा था। अभी उसको आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होगा देखिए। निर्जलीकरण का मतलब है -H2, जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में से जल अगर निकल जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, निर्जलीकरण की कहलाएगी। और अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या होता है वो देखिए हम पढ़ते हैं। अल्कोहलों की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हमको एल्कीन मिलती है। क्या मिलती है? एल्कीन मिलती है। अर्थात होता क्या है कि इधर जो होता क्या है कि H और OH जिस कार्बन से निकलता है उसके पास वाले कार्बन से H निकल जाता है, H और OH निकल जाते हैं और हमको क्या डबल बॉन्ड वहां पर मिल जाता है और एल्कीन बन जाती है। ये एल्कीन कैसे बनी होगी इसकी बात हम करते हैं। देखिए क्रियाविधि की हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। H2SO4 अम्ल है, उसका काम है H+ देना, तो H+ दिया, H+ से ये जब OH से OH के लोन पे अटैक किया और H+ इसमें जाके जुड़ गया और बन गया देखिए ये CH3CH2OH2+। ठीक है। अब जैसे ये बना है वैसे ये बाहर निकल जाए H2। भाई ये OH2 बनता है इसलिए कि H2 बाहर निकल जाए, H2 बाहर निकल जाएगा और बनते ही CH3CH2 कार्बोकेटाइन बन गया। देखिए अब एक कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें अगर पुनर्विन्यास के रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो पहले वो होगा। अगर रीअरेंजमेंट के बाद में कोई मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो पहले रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद आगे की अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अब देखिए अब इसमें ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाए तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2+ हो जाएगा, तो भी 1 डिग्री रहा। यानी कि चाहे इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, कोई संभावना इसमें नहीं है। रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है। तो रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है तो आगे इस पे अटैक करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इस पूरी रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल हमने लिया ही नहीं, कोई न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है तो फिर आगे क्या होगा देखिए। फिर आगे क्या होगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन वो H+ के रूप में निकल जाएगा और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH+ H। जो हमने H+ रो में काम में लिया था वो H+ वापस निकल गया। यानी कि इस अभिक्रिया में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, इस अभिक्रिया से केवल H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला है। ये वाला H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला तो इस अभिक्रिया को कहते हैं निर्जलीकरण। इसमें कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा तो उसमें पहले रीअरेंजमेंट की कोई संभावना है तो वो होगी, और रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है तो उसके बाद में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास वाले कार्बन को बीटा, तो बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, H+ के रूप में निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटेनॉल है, H+ लिया, H+ यहां अटैक करेगा, और ये OH2 जो है ये OH2 बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये प्राथमिक कार्बोकेटाइन है। देखिए अगर ये वाला H यहां से हट करके यहां चला जाए
तो ये CH3 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये द्वितीयक कार्बोकेटायन हो जाएगा। द्वितीयक कार्बोकेटायन प्राथमिक कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पहले रीअरेंजमेंट होगा और द्वितीय कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखिए इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, ये H था, ये H यहाँ चला गया, तो यहाँ पर तो हो गया CH3 और यहाँ पर रह गया CH पे पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 CH2 CH CH3 पॉजिटिव, ये बन। देखिए अब ये यहाँ से H यहाँ चला जाए तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन रहेगा, तो ये 2 डिग्री मोर स्टेबल बन चुका है। अब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो अब ये कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके पास वाला कार्बन ये बीटा कार्बन और एक ये भी बीटा कार्बन, ये दोनों पास वाले कार्बन जो है वो बीटा कार्बन कहलाएंगे। अब तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, अब ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान रखना, सेटचेफ का रूल है, सेटचेफ नियम क्या कहता है कि किसी भी कार्बोकेटायन से जब एल्कीन बन रही हो तो वो हाइड्रोजन निकलता है जिसके निकलने से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, यानी ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन बनती है। ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन का मतलब हुआ वो हाइड्रोजन निकलेगा जिसके बनने से जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड वालों कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा समूह जुड़े हुए हो। अगर यहाँ पर से H निकलता है तो देखिए यहाँ से मैं एक बार यहाँ से निकाल के बताता हूँ, एक बार यहाँ से निकाल के बताता हूँ इस कार्बन से, तो देखिए ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अगर इस कार्बन से H निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। तो सेटचेफ ने क्या कहा, सेटचेफ के अनुसार कि किसी भी कार्बोकेटायन से जब हाइड्रोजन के निकलने के बाद एल्कीन बनती है तो वो हाइड्रोजन निकलता है जिसके निकलने से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन बनती है। प्रतिस्थापित एल्कीन का मतलब हुआ कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन इन दोनों कार्बन पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं उतनी ज्यादा प्रतिस्थापित होगी। हाइड्रोजन को हटा करके ये देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इनमें ग्रुप एक ही जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप। इसमें देखिए इन दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर इधर भी एक CH3 इधर भी एक CH3, तो 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ये 2 CH3 के जुड़े होने के कारण जो है ये ज्यादा प्रतिस्थापित एल्कीन है, ये एल्कीन जो है सेटचेफ नियम के अनुसार ये एल्कीन बढ़ेगी, तो ये एल्कीन बढ़ेगी। तो सब सेटचेफ के नियम अनुसार बीटा का अगर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिसके निकलने से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो ये वाला बीटा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो ये बात हुई निर्जलीकरण की। अब देखिए आगे देखिए निर्जलीकरण की एक बड़ा टॉपिक है। देखिए अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में जो टेम्परेचर लेते हैं, अगर कम टेम्परेचर ले लें 413 केल्विन ले लें, हमने पहले एल्कीन जब बड़ी थी यहाँ जब 443 केल्विन लिया था, अभी हम टेम्परेचर कम ले रहे हैं 413 केल्विन अगर लेते हैं तो एल्कीन बनने के बजाय ईथर बन जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त जरूरी है कि अल्कोहल अधिक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि एक ईथर बनने के लिए 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो अगर अल्कोहल को अधिक में लिया जाए और टेम्परेचर को अगर कम लिया जाए 413 केल्विन लिया जाए तो एल्कीन के बजाय ईथर बन जाता है। वो कैसे बनता है वो देखिए, CH3 इसको ऐसे लिख देना है C2H5OH, इसको H2SO4 H+ देते ये निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। ये हम पहले देख चुके हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इस कार्बोकेटायन को मैं खोल के लिख देता हूँ CH3 CH2+, ये बनेगा, ठीक है। अब जो कार्बोकेटायन है CH3 CH2+, इस पर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और अटैक करके बना देगा, देखिए
C2H5 C2H5O और H, इसने यहां टाइप किया तो ये O के साथ H है, C2H5 इधर है, C2H5 इधर है और ये H प्लस, तो ये H प्लस बाहर निकाल देगा और बन जाएगा C2H5O, क्या बन जाएगा? ईथर। तो ईथर बनने की क्रियाविधि लीजिए। चलिए, ये निर्जलीकरण का दूसरा एग्जांपल है कि निर्जलीकरण से अल्कोहल से एल्कीन भी बनते हैं और अल्कोहल से ईथर भी बनते हैं। एल्कीन कब बनते हैं वो हमने बता दिया और ईथर कब बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अपचयन। अल्कोहलों के अपचयन से क्या होता है देखिए। लाल फास्फोरस प्लस HI अगर अपचयन कारक के रूप में हम लेते हैं तो अल्कोहलों का अपचयन हो जाता है और एल्केन बनते हैं। देखिए रेड फास्फोरस प्लस HI और C2H6 सीधा क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। तो अल्कोहलों के अपचयन से एल्केन बनते हैं और वो कौन से अधिकरण से? लाल फास्फोरस प्लस HI के लिए काम में लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है अकार्बनिक अम्ल। एग्जाम्पल HNO3। देखिए HNO3 की स्ट्रक्चर ये होती है। HNO3 RONO बन। देखिए जब अल्कोहल को HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अम्ल है H प्लस देगा, H प्लस से अटैक करेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, H2 प्लस और R प्लस R पॉजिटिव पे O माइनस अटैक करेगा और RON2 बन जाएगा। यानी एल्किल नाइट्रेट बन गया। क्या बन गया? ये NO दो O ये रहे एक ये रहा तो NO3, तो ये क्या बन गया? RNO3। ऐसे C2H5OH की रिएक्शन करवाई हमने HNO3 से तो C2H5ONO2 बन गया। यानी कि एथिल क्या बन गया? एथिल नाइट्रेट बन गया। यानी अकार्बनिक अम्लों से हम जैसे HNO3 का भी क्रिया करवा रहे थे तो एथिल नाइट्रेट बन गया। अगर हमने H2SO4 से रिएक्शन करवाते तो क्या बन जाता? जैसे H2SO4 से करवाए C2H5OH प्लस HO H2SO4 हमने H2SO4 को खोल के लिखा है केवल, बाकी है ये वही H2SO4 ये 2H है H2S 3 और 1 4 H2SO4 वो ये दिख गया। यहाँ से H यहाँ पे OH और C2H5O S2 3H। देखिए तो ये बन गया एथिल और ये HSO4 एथिल, फिर हाइड्रोजन और SO4 ग्रुप
ग्रुप को बोलते हैं सल्फेट। तो ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके इस तरह की अभिक्रियाएं जो है वो देते हैं, लेकिन ये बहुत कम अभिक्रियाएं होती हैं ऐसी जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमको इस तरह के जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। बल्कि अगर कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाता, ये तो डाइल्यूट है, कंसंट्रेट लिया जाता है तो वहां निर्जलीकरण हो जाता, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं। चलिए नेक्स्ट है हेलोफोम अभिक्रिया। H2 प्लस NaOH के साथ ये अभिक्रिया संपन्न होगी। ऐसे अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप जो होता है CH3CHOH, ऐसे अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप होता है वो अल्कोहल हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं। केवल वो ही अल्कोहल देंगे जिनमें ये ग्रुप हो, जिनमें ये ग्रुप नहीं होता है तो वो हेलोफोम रिएक्शन नहीं देते। तो यानी कि CH3CHOH ग्रुप जिनमें होता है तो वही अल्कोहल हेलोफोम अभिक्रिया देते हैं। अब ये हेलोफोम अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है वो देखिए। देखिए ये बना CH3 को इसको बोलते हैं हेलोफोम। अभिक्रिया में हेलोफोम बनता है इसलिए इस अभिक्रिया को हेलोफोम अभिक्रिया कहते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या होती है देखिए। पहले स्टेप में ये 2 डिग्री अल्कोहल जो था, ये अल्कोहल जो है वो जैसे हमने हेलोफोम में हम क्लोरोफोम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये H2 हमने Cl2 ले लिया और NaOH Cl2NaOH के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो ये Cl के साथ अभिक्रिया करके इसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और इस अल्कोहल से पहले क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फिर देखिए फिर जो कीटोन है वो है Cl2 सिलेक्शन करता है और देखिए यहां से Cl2 सिलेक्शन करके यहां से ये हाइड्रोजन को निकाल देता है और -3HCl बाहर निकल जाएगा। और देखिए ये बनता है, यहां से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 Cl के साथ 3 HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो 3 Cl बचे हैं, Cl2 3 Cl 6 Cl है, तो 3 Cl जो है वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होता है देखिए, अगले स्टेप में NaOH है, NaOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये कैसे जाते हैं हम पहले एक बार बता चुके हैं। चलिए तो CCl3CO माइनस CH3 और ये जो हो गया OH। फिर ये एक लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से निकल सकता है, इसलिए देखिए ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर से इधर आएंगे और ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और देखिए बनेगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए तो ये CH3 और C, यहां इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड O और इस पर ये OH है, OH देखिए ये बना CH3
CH3C और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड O और इस पे OH है तो OH हमने लिख दिया और साथ में प्लस ये CCl3 इलेक्ट्रॉन लेके निकला है CCl3 तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो CCl3 नेगेटिव। अब देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि ये अम्ल के पास H हो और इसके पास H नहीं हो तो ये H यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा और होने के बाद देखिए क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड नेगेटिव प्लस CHCl3 बन गया। ये तो H यहां से यहां चला गया तो CHCl3 हो गया और CH3COO C डबल बॉन्ड नेगेटिव हो गया और इस नेगेटिव के पास ये Na+ जो है वो Na+ इसके पास जाकर जुड़ जाएगा तो CH3COO प्लस CHCl3 बन गया CH3COO प्लस CHCl3 बन गया CHI3 बन गया यानी कि ये अभिक्रिया में हैलोफॉर्म बनता है तो इस अभिक्रिया को हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसे हुई है इसकी पूरी क्रियाविधि मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया समाप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।